हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि JKSSB आज अभी तक जितने भी एग्ज़ाम इसने कंडक्ट करे, ये वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले, इसमें जो क्वेश्चंस थे ये हमारी उम्मीद से थोड़े हटके थे। तो क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों पेपर में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस जो थे, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs थे, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड थे पूरे क्वेश्चन पेपर में। सो वी हैव डिसाइडेड कि आज से आपको हर टॉपिक पे स्टेटमेंट बेस्ड MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सो दैट हम लोगों की थोड़ी इसमें परफेक्शन आ जाए। ठीक है। आज जो टॉपिक हमने उठाया है वो रहेगा जर्नल एंट्री। तो आज की क्लास में मैं टोटल 20 MCQs आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हैं ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कंसेप्ट को इन डेप्थ समझो अच्छे से, फिर उसके बाद MCQs पे जंप करो। तो ये जो सेशन हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स के साथ होंगे, इसमें ना हमारी MCQs की प्रैक्टिस होगी बल्कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक है। तो in case if you want any specific topic or you have any doubt in any specific topic, please let me know. Write it down in the comment section. I will try to make a video on that as early as possible. Okay, so that is it. Let's start the class today. Question number 1 हमें क्या कह रहा है? A trader purchased machinery for 1,80,000 and paid 15,000 for transportation, 12,000 for installation and 5,000 for testing before the machinery was put to use. Question को ध्यान से पढ़ना. However, the accountant debited transportation to carriage account and installation charges to wages account, while the testing were debited to the machinery account. समझ लिया आपने क्वेश्चन में क्या ब्लंडर हुआ है? देखो, अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आप लोगों को याद होना चाहिए कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन एंड लोकेशन मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब जब तक एसेट रेडी फॉर यूज़ नहीं हो जाता तब तक जो भी खर्चा होता है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं और एसेट अकाउंट में ऐड होता है। मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट क्या हम कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस प्लस ऑल द एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक इट ऑपरेशनल। ठीक है। यहाँ पे जो मशीनरी की करेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, हम स्टेटमेंट्स को बाद में पढ़ते हैं, पहले जो गिवन हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बेसिस पर हम ये देखते हैं। मशीनरी की करेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी कि देखो 1,80,000 की तो मशीनरी थी ही थी, 15,000 ट्रांसपोर्टेशन पे लगा, 12,000 जो था वो इंस्टॉलेशन पे लगा और 5,000 किस पे लगा? टेस्टिंग पे, क्योंकि हमने पुट टू यूज़ से पहले मशीनरी को चेक करना था, टेस्ट करना था, तो 5,000 उस पर लग गया। अब आप इन 1 2 3 4 इन चारों अमाउंट को जब आप ऐड करते हो तो वो आपके पास आ जाता है 2,12,000। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट ने सिर्फ टेस्टिंग को मशीनरी में ऐड किया है, यही लिखा है ना, टेस्टिंग चार्जेस वर डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। तो बाकी का जो भी ऐड करना चाहिए था, एक्स्ट्रा जो खर्चा था, मतलब उससे रिलेटेड जो खर्चा था वो नहीं हुआ। उसमें इन लोगों ने क्या मिस्टेक किया है? देखो, इन्होंने 1,80,000 में सिर्फ टेस्टिंग चार्जेस कितने के थे? 5,000 के थे, यानी सिर्फ 1,85,000 ही बताई इन लोगों ने मशीन की कॉस्ट। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि मशीनरी जो है वो आपकी 27,000 से अंडरस्टेटेड हो चुकी है। ठीक है, अब चलो ज़रा स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द मशीनरी बिकम्स ऑपरेशनल आर टू बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों डायरेक्टली एसेट को यूजेबल बनाने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एसेट शुड इंक्लूड्स परचेज प्राइस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, ऑल ऑफ दीज। इसीलिए ये सब मशीनरी अकाउंट में ऐड होंगे। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है, चार्जिंग ट्रांसपोर्टेशन टू कैरिएज अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट रिजल्ट्स इन द अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स वैल्यू। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन 15,000 को एसेट में ऐड होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने इसे कैरिएज अकाउंट में डाल दिया, यानी कि एक एक्सपेंस दिखा दिया।
और ये एक्सपेंस कहाँ पे शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो इसका इफेक्ट मशीनरी वैल्यू कम हो गई और एक्सपेंसेस ज़्यादा शो हो गया। एज अ रिजल्ट हमारी एसेट जो थी वो अंडर स्टेटेड हो गई। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। स्टेटमेंट 3 बोल रही है इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट विल लीड टू द ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो इंस्टॉलेशन 12,000 को भी कैपिटलाइज होना चाहिए था, लेकिन उसे कहाँ डाल दिया गया था? वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। इसका इफेक्ट क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो आपके आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा और एसेट जो है आपकी कम शो होगी। एज अ रिजल्ट देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके क्या हुए? ओवर स्टेटेड हुए ना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ अबव एरर वुड रिक्वायर डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैरियज एंड वेजेस अकाउंट। देखो ये यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, अगर आपने इसको रेक्टिफाई करना है, गलती को सही करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन को मशीनरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। सो मशीन करेक्ट एंट्री क्या होगी कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे 27,000 से और क्रेडिट किसे करोगे? कैरियज को और वेजेस को, इन दोनों को क्रेडिट करोगे। इस एंट्री से क्या होगी? आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी और एक्सपेंसेस आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि हमारी चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, फिर स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, फिर ही आप कंक्लूजन पर आ सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है अ बिजनेस सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू मोहन फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है। लेटर मोहन रिटर्न्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 जिनकी सेलिंग प्राइस थी 12,000। हाउ एवर द अकाउंटेंट मिस्टेकनली रिकॉर्डेड द रिटर्न इन द परचेज रिटर्न बुक। अब देखो हुआ क्या, क्वेश्चन को हम समझते हैं। बिजनेस ने मोहन को गुड्स जो थे वो क्रेडिट पर सेल किए, है ना। अब आप देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 40,000 और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 60,000। सो बाद में मोहन ने गुड्स रिटर्न किए जिनकी कॉस्ट थी 8,000 और सेलिंग प्राइस उनका था 12,000 का। लेकिन अकाउंटेंट ने एक मिस्टेक कर दी कि रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने की जगह उसे परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये था आपका सीन जितना था। अब ज़रा हम समझते हैं कि देखो स्टेटमेंट्स क्या बोली गई हैं। अच्छा, स्टेटमेंट से पहले एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। देखो दो अलग अलग बुक्स होती हैं, एक होती है सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक यूज़ होती है जब कस्टमर गुड्स वापस करता है। इसकी एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इससे सेल रिड्यूस हो जाती है और डेटर का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। और परचेज रिटर्न बुक कब यूज़ होती है? जब बिजनेस सप्लायर को गुड्स वापस कर देता है। उसकी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसका मोहन से कोई रिलेशन नहीं होना था, मतलब डेटर से कोई रिलेशन नहीं होना था। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। ये बोल रहा है रिकॉर्डिंग द रिटर्न इन परचेज रिटर्न बुक इंस्टेड ऑफ सेल्स रिटर्न बुक रिजल्ट्स इन द इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। समझो, दिस इज करेक्ट। ये रिटर्न इनवर्ड था लेकिन इसे रिटर्न आउटवर्ड ट्रीट कर दिया गया, मतलब ट्रांजैक्शन का नेचर ही चेंज हो गया और रॉन्ग बुक में एंट्री भी कर दिया आपने। इसको हम कहते हैं एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर बोल रहे हैं मोहन्स अकाउंट शुड अल्टीमेटली शो अ रिडक्शन ऑफ 12,000 इन द अमाउंट रिसीविएबल्स। देखो मोहन ने गुड्स 60,000 के खरीदे थे, है ना। ये देखो ये 60,000 के गुड्स उसने उसके लिए खरीदे थे। उसने 12,000 के गुड्स जो थे वो आपको रिटर्न कर दिए। सो फाइनल रिसीविएबल्स कितना होना चाहिए आपको? 60,000 में से 12,000 को माइनस करो, कितना रह गया? 48,000 रह गया ना। इसलिए मोहन का बैलेंस जो है वो 12,000 से रिड्यूस होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द एरर विल अफेक्ट बोथ द रेवेन्यू फिगर एंड द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। देखो गलती हुई है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, लेकिन मोहन का अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि अफेक्ट हो। परचेज रिटर्न बुक एंट्री नॉर्मली क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसमें मोहन का नाम ही नहीं आता क्योंकि मोहन तो डेटर है, इसलिए सेल फिगर अफेक्ट होगी क्योंकि सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन मोहन अकाउंट नेसेसरली अफेक्ट नहीं होगा।
सो ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं बोल रही है। अब स्टेटमेंट 4 बोल रही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिक्वायर्स रिवर्सल ऑफ द इनकरेक्ट परचेज रिटर्न एंट्री एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द करेक्ट सेल्स रिटर्न एंट्री। दिस इज परफेक्ट। देखो रेक्टिफिकेशन के 2 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि जो रॉन्ग एंट्री है उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्या एंट्री डालेंगे? हम डालेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट टू ये क्रेडिटर अकाउंट। और दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री को पास करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमारी रहेगी 12,000। ठीक है। सो इससे करने से हमारा सेल रिटर्न भी करेक्ट हो जाएगा और मोहन का बैलेंस रिड्यूस भी हो जाएगा। ठीक है। सो आपकी 1, 2 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। बस ऑप्शन नंबर 2 ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही आंसर बता रहा है आपको। ऑल राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? A debtor owing 50,000 became insolvent। ठीक है, 50,000 रुपया हमें मिलना था उस बंदे से, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड पेड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड द रिसिप्ट ऑफ कैश। कैश जो रिसीव हुआ उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया, बट डिड नॉट रिकॉर्ड द रिमेनिंग अमाउंट एज बैड डेट। मतलब 40% मिला ना। देखो डेटर कितने का था? 50,000 का था। ये देखो 50,000 का डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया और कितना मिला आपको? मात्र 40% मिला। तो 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000 होता है। 20,000 आपका रिसीव हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 30,000। ये तो बैड डेट हो गया, लेकिन अकाउंटेंट ने सिर्फ कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया, बैड डेट को राइट ऑफ नहीं किया। तो देखो आप सोचो इसकी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश में कितना आ जाएगा? 20,000, बैड डेट में आ जाएगा 30,000 और डेटर में आएगा 50,000। ये होना चाहिए था। सो इस एंट्री से डेटर का अकाउंट जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता, होना ये चाहिए था। चलो अब ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या क्या हो गया। द फेलियर टू राइट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस लीड्स टू द ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। करेक्ट। देखो अगर आपका 30,000 राइट ऑफ नहीं हुआ तो डेटर लेजर में अभी भी 30,000 दिख रहा होगा। रियलिटी में तो वो अमाउंट रिकवरेबल ही नहीं है ना? 30,000 तो आपका बैड डेट हो चुका है, ये वाला 30,000 है ना। सो अब बैलेंस शीट में अमाउंट, ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं ये तो आपके ओवर स्टेटेड ही दिखेंगे। सो यही स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। सो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द अनरिकॉर्डेड बैड डेट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बैड डेट एक एक्सपेंस होता है। अगर 30,000 का बैड डेट हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, 30,000 से कम शो हो रहे हैं। और एक्सपेंस कम शो हो रहे हैं, इट मीन्स प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट की ओवर स्टेटमेंट तो होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द डेटर्स अकाउंट शुड अल्टीमेटली बी क्रेडिटेड विद द फुल अमाउंट ओरिजिनली ड्यू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देखो डेटर अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज करना होता है। क्रेडिट साइड में टोटल 50,000 होना चाहिए। कैश रिसीव में डेबिट आया था, बैड डेट में 30,000 आया था, टोटल 50,000 था। तभी तो डेटर अकाउंट जो है नील बैलेंस दिखेगा, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बोल रहे हैं राइटिंग ऑफ बैड डेट रिड्यूसेस बोथ द एसेट वैल्यू एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बैड डेट का क्या इफेक्ट होता है कि आपकी जो एसेट है वो भी रिड्यूस हो जाती है और जो आपका प्रॉफिट है वो भी रिड्यूस हो, ये प्रॉफिट जो है आपका वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बैड डेट एक्सपेंस के तौर पे आपके बढ़ रहे हैं। सो एसेट भी कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगी। सो चौथी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा? हमारी चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। नाउ फोर्थ MCQ, ये हमें क्या बोल रहा है? अच्छा अगर आप लोग चाहते हो तो जो इसकी PDF है ये आप लोगों को मिल सकती है इन क्वेश्चंस की। ये सारों की ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको फेसबुक पेज पे अवेलेबल हो जाएंगी। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज पे ये जितने भी आज से मैं जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस ये जो शेयर होंगे आपके जितने भी, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। सो आप वहाँ फेसबुक पेज से ये सब ले सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था? फोर्थ, अ प्रोप्राइटर विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 के गुड्स उसने विड्रॉ कर लिए।
However, the accountant recorded the transaction as the credit sale of 15,000 to the proprietor. प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज़। क्या कीमत थी उनकी? 10,000 की, है ना। अब देखो आप, ये कॉस्ट देखो 10,000 थी, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, उसने बोल दिया क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000 टू प्रोप्राइटर। मतलब बुक्स में शो हो रहा है क्या, प्रोप्राइटर को कस्टमर बना दिया, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए थी, जब ओनर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 10,000 से एंट्री होनी चाहिए थी। सो ये गुड्स परचेजेस से रिड्यूस हो जाते हैं बाद में, है ना, ये होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। पहले बोला है द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एज अ क्रेडिट सेल इनकरेक्टली इंक्रीजेज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। करेक्ट। सेल एंट्री पास हो गई 15,000 की, मतलब बुक्स में सेल रेवेन्यू आर्टिफिशियली इंक्रीज हो गया, रियलिटी में कोई सेल हुई नहीं थी, है ना। सो पहली स्टेटमेंट सही है। फिर बोला है आपको द ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ अ फिक्टिशियस डेटर इन द बुक। करेक्ट। देखो सेल एंट्री में डेटर क्रिएट होता है, प्रोप्राइटर को कस्टमर बना दिया, बट ओनर का भी डेटर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फेक डेटर जो है आपके क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी में बोल रहे हैं द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्स डेबिटिंग ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेजेस अकाउंट। परफेक्ट, यही अभी हमने बोला, यही तो जर्नल एंट्री भी हमने पास की थी, ऐसा ही होना चाहिए था, है ना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं द रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ द रॉन्ग सेल एंट्री एंड रिकग्निशन ऑफ ड्रॉइंग। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो रेक्टिफिकेशन में दो काम करने पड़ेंगे कि ये जो हमने रॉन्ग एंट्री की थी इसको हमें रिवर्स कर देना पड़ेगा, परचेज को डेबिट करके ड्राइंग को क्रेडिट कर देना पड़ेगा, ये डेटर को ओनर को सॉरी क्रेडिट कर देना पड़ेगा, है ना। और दूसरी आपकी करेक्ट एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी आपको, सॉरी रॉन्ग एंट्री आपकी जो थी ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर अकाउंट, कन्फ्यूजन हो गया। और स्टेप 2 आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए, यही वाली ड्राइंग टू परचेजेस, ये करेक्ट एंट्री थी, ये आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ठीक है। सो चारों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑल राइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं अ फर्म पे 24,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, ठीक है। द एंटायर अमाउंट वॉज डेबिटेड टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट एंड नो एडजस्टमेंट वॉज मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च। सो सिचुएशन क्या है कि बिजनेस ने 24,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो पे किया था 1 साल के लिए, और वो साल आपका कब शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पर हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है, वो तो 31 मार्च को जाता है। सो अकाउंटेंट ने पूरा का पूरा 24,000 जो था वो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होना चाहिए था उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब देखो ज़रा, आप ये जो पीरियड है इसको एनालिसिस करो, हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम पीरियड जो है 1 साल के लिए है ना, तो ये 1 अक्टूबर से कब तक होना चाहिए, 30 सितंबर तक होना चाहिए, तभी तो हमारा 1 साल बन जाएगा। अब अकाउंटिंग ईयर जो ये है हमारा बीच में ही 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। सो करंट ईयर के कितने महीने यूज़ हुए, ये हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने यूज़ हो गए। सो करंट ईयर का एक्सपेंस इस 24,000 में से कितना होना चाहिए, 24,000 इंटू 6/12, ऐसे करना है ना आपने, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12,000 आ जाएगा। मतलब ये जो है ये हमारा करेंट ईयर का था, और जो बाकी रिमेनिंग ईयर का है वो 12,000 यानी नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है। तो करेक्ट एडजस्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, जो प्रीपेड हमारा इंश्योरेंस था उसको प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, 12,000 से हमारी ये जर्नल एंट्री करनी चाहिए थी, है ना, ये होना चाहिए था। अब ज़रा हम इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंस रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यस, यही तो हम बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस 12 महीने का है, करेंट ईयर में तो सिर्फ 6 महीने यूज़ हुआ है, तो बाकी के जो 6 महीने बचे हैं उसका बेनिफिट जो वो अगले साल मिलेगा हमें, इसलिए ये प्रीपेड एक्सपेंस है। फेलियर टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस रिजल्ट्स इन द ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बिल्कुल,
एक्सपेंस होना चाहिए था 12,000, बुक में शो हो रहा है 24,000, एक्सपेंस डबल शो हो रहा है, तो एक्सपेंस तो ओवर स्टेटेड होंगे ही। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल बी अंडर स्टेटेड ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली, जब एक्सपेंस ज़्यादा शो होंगे तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इन केस में क्या है कि 12,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस शो हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12,000 से प्रॉफिट हमारा अंडर स्टेटेड है ना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं रिकग्निशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस रिक्वायर्स डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझो, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है, इसलिए एसेट जब इंक्रीज होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं, और जब हमारे एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तब हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री इसलिए हमारी क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। So this statement is also correct. So final answer is all of your statements are correct. So option number C will be the correct answer. Okay. Now सिक्स्थ MCQ हमें क्या बोल रहा है, इसे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किसके ऊपर स्टेटमेंट चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेएबल बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स क्रेडिटर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बिल्स पेएबल कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, देखो एक चीज़ और याद रखना, जब बिजनेस क्रेडिटर का बिल एक्सेप्ट करता है तब नॉर्मली लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है फॉर्मल बिल लायबिलिटी में। ठीक है, याद रखना ये। चलो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट बोली है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेएबल सब्सटीट्यूट्स द क्रेडिटर्स अकाउंट विद द फॉर्मल लायबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय द बिल। देखिए, एक्सेप्टेंस के बाद क्रेडिटर अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है, बिल्स पेएबल क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ये फॉर्मल लीगल लायबिलिटी बन जाता है। सो दिस इज़ करेक्ट। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रहा है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है द क्रेडिटर अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड बिल्स पेएबल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। करेक्ट, यही तो जर्नल एंट्री होती है। क्रेडिटर को हम लोग डेबिट कर देते हैं, बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। इस एंट्री से क्रेडिटर की लायबिलिटी क्लोज हो गई और बिल्स पेएबल जो है हमारा क्रिएट हो गया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी में बोल रहे हैं व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय जब बिल ऑनर हो जाता है द लायबिलिटी क्रिएटेड अर्लियर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड थ्रू पेमेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। मैच्योरिटी पे पेमेंट हो जाती है, तो पेमेंट के लिए क्या एंट्री होती है, बिल्स पेएबल टू कैश। इससे लायबिलिटी कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है ना। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला डिसऑनर ऑफ बिल रिस्टोर्स द लायबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर। एग्जैक्टली, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो ओरिजिनल लायबिलिटी जो है वो वापस आ जाती है, और हमारी जो ये जर्नल एंट्री है ये रिवर्स हो जाती है। ये हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, मतलब क्रेडिटर को फिर से अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारी चारों स्टेटमेंट जो है वो सही बोल रही है यहाँ पे। सो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसके ऊपर बता रहे हैं, याद रखना बिजनेस डेटर को अर्ली पेमेंट के लिए कंसेशन देता है। मतलब मान लो कस्टमर को 10,000 देने थे, अगर वो जल्दी पे करे तो 200 रुपया चल तू कम दे देना, तो बिज़नेस जो है वो 9800 रिसीव कर लेगा। ठीक है, इसलिए डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो क्रेडिटर से डिस्काउंट लेता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर को 10,000 देने थे, बिजनेस जल्दी पे करता है तो क्रेडिटर बोलता है कि 9700 ही दे दो यार, 300 रुपया तुम छोड़ो, तो 300 रुपये का गेन हो जाता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को गेन माना जाता है। ठीक है, ये था अलाउड और रिसीव्ड का फंडा। अब ज़रा स्टेटमेंट देखो, द डिस्काउंट अलाउड टू डेटर रिप्रेजेंट अ कंसेशन गिवन फॉर अर्ली पेमेंट एंड इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। दिस इज करेक्ट। देखो बिजनेस को लेस कैश मिलता है, इसलिए ये लॉस या फिर एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। फिर सेकंड में बोल रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर रिप्रेजेंट अ गेन राइजिंग फ्रॉम प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। यही मैंने आपको बताया, बिजनेस जो है लेस पेमेंट करता है इसलिए वो गेन कंसीडर किया जाता है। रिकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड increases the amount receivable from debtor. This is not correct. डिस्काउंट अलाउड का इफेक्ट डेटर से कम अमाउंट रिसीव होता है, सो रिसीवेबल रिड्यूस होता है। यहाँ पर ये
इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं रिड्यूस होता है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। फोर्थ में बोल रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड इज जनरली क्रेडिटेड इन द बुक्स एज एन इनकम। ट्रू। जर्नल एंट्री क्या होती है? ये होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव को क्या दिखाया गया? इनकम दिखाया गया ना, तभी क्रेडिट डाला उसको। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो आपकी तीन ऑप्शन 3 को छोड़ के बाकी सारे आपके सही हैं। सो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी हमार करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 हमें क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। सो जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस के पास एडिशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं, है ना, याद रखना इसको। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या बोला है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ट्रू। जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस को एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाते हैं, एसेट्स आ जाते हैं, सो बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपैंड हो सकती हैं। Capital introduced in the form of assets rather than cash increase the value of business assets without affecting cash balance. This is also true. फॉर एग्जाम्पल मान लो ओनर ने मशीनरी ले आया 50,000 की, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि मशीनरी बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, कैश पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो वही ये बोल रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। तीसरे में बोला है कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर अगेंस्ट द बिजनेस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटी होते हैं, इसलिए कैपिटल क्या है? ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस एसेट। मतलब अगर बिजनेस बंद हो जाए तो एसेट्स में लायबिलिटी माइनस करके जो पैसा बचा वो ओनर को मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। रिकॉर्डिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड results in the increase in both assets and liabilities in the accounting equation। अरे नहीं, कैपिटल लायबिलिटी नहीं होता इन स्ट्रिक्ट सेंस। इक्वेशन होती है हमारी एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल तो ओनर्स इक्विटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग फ्रेज की गई है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी पहली 3 स्टेटमेंट हमारी सही हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। याद रखना डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिकली एलोकेट करना, ठीक है। चलो ये पढ़ते हैं हम डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट्स। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ट्रू। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है? एसेट की कॉस्ट को डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एलोकेशन मानी जाती है, वैल्यूएशन नहीं। दिस इज ट्रू। नाउ चार्जिंग डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द एसेट अकाउंट। दिस इज ट्रू। देखो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। सो इस एंट्री से मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है ना। सो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बोल रहे हैं फेलियर टू चार्ज डेप्रिसिएशन लीड्स टू द ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, अगर चार्ज नहीं किया तो खर्चा भी कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब प्रॉफिट है आपके आर्टिफिशियली हाई शो होने लग जाएंगे, ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। सो ये जो है ये आपकी गलत बोल रहे हैं। बाकी पहले की 3 स्टेटमेंट आपकी सही है। सो 1, 2 एंड 3 बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ना। 10th MCQ में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किस पे दी है? गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल। सो याद रखना कभी बिजनेस गुड्स चैरिटी या फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करता है तब देखो, जैसे मान लो प्रमोशन के लिए फ्री सैंपल दे दिए या चैरिटी के लिए गुड्स डोनेट कर दिए, तो ये सेल नहीं होता बल्कि एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ज़रा हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। Goods distributed as charity reduce the inventory available for sale. Yes, this is true. स्टॉक में से गुड्स निकल गए इसलिए इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है। Such goods are generally treated as business expenses rather than sales. True. कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ इसलिए ये चैरिटी एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बन जाते हैं। Recording such transaction ensures that cost of goods withdrawn is reflected in the expense.
बिल्कुल सही। देखो जर्नल एंट्री क्या होती है, चैरिटी या एडवर्टीजमेंट है जो भी है तो उनको डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट में हम क्या डालते हैं, परचेजेस को। इससे कॉस्ट एक्सपेंस साइड में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सो ये भी सही बोल रही है। फेलियर टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन में लीड टू द ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर गुड्स रिकॉर्ड नहीं किए तो स्टॉक फिजिकली कम होगा, बुक्स में ज़्यादा शो होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, किस पे बेस्ड है ये, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर। सो ड्राइंग का मतलब होता है जब प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे। और याद रखना है आपने, ड्राइंग बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता, ये सिर्फ ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब ज़रा स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ देखते हैं क्या बोल रहा है ये। Withdrawal of cash or goods by the proprietor for personal use represents a reduction in the proprietor's claim on the business rather than an expense of the business. So this is what we exactly are talking. जब ओनर पैसा या गुड्स निकालता है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, इसका इफेक्ट यही है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ये कैपिटल रिडक्शन है, एक्सपेंस नहीं। Recording drawing ensures that business transactions are clearly separated from the personal transaction of the proprietor in accordance with the business entity concept. This is also true. मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज़ होते हैं। ड्राइंग रिकॉर्ड करने से पर्सनल यूज़ आइडेंटिफाई हो जाता है और बिजनेस रिकॉर्ड्स क्लीन रहते हैं, ठीक है। नाउ if goods withdrawn by the proprietor are not recorded in the books, the purchases and inventory figures may be misstated. This is also true. मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स जो थे वो ओनर ने 10,000 के ले लिए, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो परचेज फिगर रॉन्ग हो जाएगी और इन्वेंट्री बुक्स में ज़्यादा शो होगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपके वो सही नहीं रहेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो सेइंग द ट्रूथ। Now drawing account is ultimately closed by transferring its balance to the capital account at the end of the accounting period. Exactly. ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, इससे कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाती है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो एट द एंड ऑल ऑफ योर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, ये हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड represents obligations of the business and therefore are treated as liability. Exactly. देखो बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करनी है ना, इसलिए ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बैलेंस शीट में शो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज अ लायबिलिटी। सो दिस इज ट्रू। Recognition of outstanding expenses ensures that expenses are recorded in the period to which they relate rather than the period in which payment is made. मतलब ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक्सपेंसेस को सेम पीरियड में रिकॉर्ड करना होता है जिसमें वो इनकर हुए होते हैं, पेमेंट कब हुई ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फेलियर टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लीड्स टू द अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब प्रॉफिट जो है आपका आर्टिफिशियली हाई दिखता है। नाउ स्टेटमेंट 4 को देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डज नॉट अफेक्ट द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देखो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो इस एंट्री में कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, इसलिए जो हमारा कैश बैलेंस है वो सेम रहता है, इट डज़ नॉट अफेक्ट द कैश बैलेंस। सो सारी स्टेटमेंट्स हमारी इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंस पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए गए हैं और जो बेनिफिट है वो कहाँ मिलेगा, फ्यूचर ईयर में मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेमेंट मेड इन एडवांस फॉर बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स आर ट्रीटेड एज एसेट। एग्जैक्टली। सो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसे हम एसेट कंसीडर करते हैं। फिर recognition of prepaid expenses ensures proper matching of expense with the revenue of the relevant accounting period. This is also true. मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए जिसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो प्रीपेड एडजस्टमेंट यही रूल फॉलो करता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फेलियर टू एडजस्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस लीड्स टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस इन द करंट पीरियड। एग्जैक्टली। मान लो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 24,000 के हैं और एक्चुअल में करंट ईयर के उनमें से 12,000 ही हैं बस। सो अगर एडजस्टमेंट नहीं किया मान लो तो एक्सपेंसेस तो आपके 24,000 ही दिखेंगे, मतलब ज़्यादा शो हो रहे हैं ना, है ना। तो यही स्टेटमेंट 3B आपको बोल रहा है। फिर फोर्थ में बोल रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस रिप्रेजेंट रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस दैट विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एग्जैक्टली। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस फॉर गिविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सो प्रीपेड एक्सपेंस एग्जैक्टली इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है ना। सो इसलिए हमारे ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट है। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर C 1 2 3 4। ऑल राइट। नाउ 14th में हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। सो बैड डेट तब अराइज होते हैं, याद रखना, जब डेटर्स पैसा पे नहीं करते। मतलब क्रेडिट सेल हुई थी लेकिन अमाउंट इररिकवरेबल हो गया, इसको बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ता है। अब जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट करते हैं, है ना। चलो अब स्टेटमेंट को देखते हैं। Bad debt arise when the business determines that debtor is unable to pay the amount due. Exactly. अगर debtors insolvent हो जाए या business बंद हो जाए, अमाउंट रिकवर ना हो, तब business उस अमाउंट को bad debt डिक्लेयर कर देता है ना। Writing of bad debt ensures that accounts receivables are presented in their realizable value. This is also true. बैलेंस शीट में डेटर एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट पर शो होने चाहिए। अगर बैड डेट रिमूव नहीं किए तो आपके डेटर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली हाई दिखते हैं, इसीलिए राइट ऑफ करना ज़रूरी कंसीडर किया जाता है। नाउ रिकग्निशन ऑफ बैड डेट रिप्रेजेंट्स एन एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट पोटेंशियल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स। यस, क्रेडिट सेल का रिस्क होता है, सब कस्टमर पेमेंट नहीं करते हैं। सो बैड डेट एक्चुअली क्रेडिट पॉलिसी का लॉस रिप्रेजेंट करता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। फेलियर टू रिकॉर्ड बैड डेट लीड्स टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ बोथ एसेट्स एंड प्रॉफिट। यस, अगर बैड डेट रिकवर नहीं हुए तो आपके डेटर ज़्यादा दिखेंगे, डेटर हमारी एसेट है ना, एसेट ज़्यादा दिख रहे हैं और एक्सपेंसेस आपके कम दिख रहे हैं। एक्सपेंसेस कम दिखने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो आर्टिफिशियली हाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर and option number C will be the correct answer. Now 15th question में पूछ रहे हैं consider the following statement regarding depreciation of fixed asset। ठीक है, depreciation का मतलब क्या था, एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस होना ड्यू टू वियर एंड टियर, यूजेज, ऑब्सोलेंस या फिर पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो हर साल कॉस्ट का एक पार्ट एक्सपेंस बन जाता है। नाउ स्टेटमेंट बोली है depreciation reflects the gradual consumption or usage of the economic benefits embodied in a fixed asset. This is correct. फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट टाइम के साथ कंज्यूम होता है, डेप्रिसिएशन उस कंजम्पशन को मेजर करता है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ 2 में बोल रहे हैं चार्जिंग डेप्रिसिएशन इंश्योर्स दैट द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज एलोकेटेड सिस्टमैटिकली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो अकाउंटिंग में एसेट कॉस्ट को डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड किया जाता है, इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक एलोकेशन कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बोल रहे हैं फेलियर टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन में रिजल्ट इन द ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। दिस इज ऑल्सो ट्रू।
देखो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो होगा। सो रियलिटी में एसेट की वैल्यू कम हो चुकी होती है, इसलिए एसेट ओवर स्टेटेड होता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। फोर्थ में बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज रिकग्नाइज्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ट्रू, मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को उस पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच करना होता है। सो डेप्रिसिएशन भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हुआ, एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट है, सो इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्म में रिकग्नाइज होता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ आवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 16th में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। सो बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। ये ट्रांजैक्शन इमीडिएट कैश इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्रेडिट परचेजेस क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशंस फॉर द बिजनेस टू पे द सप्लायर एट अ लेटर डेट। सो जब बिजनेस सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पर परचेज करता है तो सप्लायर को पेमेंट फ्यूचर में करनी होती है, इसीलिए क्रेडिटर्स, जिसे हम अकाउंट पेएबल भी कहते हैं, वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 सही है। क्रेडिट सेल गिव राइज टू अ क्लेम ऑफ बिजनेस अगेंस्ट द कस्टमर। मतलब कस्टमर को गुड्स मिल गए, बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, इसीलिए डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 3 में बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंश्योर्स प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ अमाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। बिल्कुल सही बात है, बुक्स में एंट्री करने से बिजनेस को पता रहता है कि किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है और किस सप्लायर को कितना पैसा देना है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। फिर फेलियर टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेक्टली मे लीड टू मिस स्टेटमेंट्स। किस किस की? बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एग्जैक्टली, अगर क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो डेटर कम शो होंगे, और अगर क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्रेडिटर कम शो होंगे, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑल राइट, नाउ 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मुझे कमेंट करके बताओ, और अभी कमेंट करो आप, ठीक है। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है बिजनेस ने कैश रिसीव कर लिया लेकिन सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं की। मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 10,000 फीस एडवांस में ले ली, बट क्लासेस जो है वो अगले महीने से स्टार्ट होंगी। सो अभी ये इनकम नहीं है बल्कि लायबिलिटी होती हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 हमें बोल रहा है इनकम रिसीव्ड बिफोर इट इज़ अर्नड रिप्रेजेंट लायबिलिटी बिकॉज द बिजनेस ओज द सर्विस और बेनिफिट टू द कस्टमर। नाउ इसमें बोल रहे हैं कस्टमर ने पैसे दे दिए लेकिन बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करनी बाकी है, इसलिए बिजनेस पर ऑब्लिगेशंस है। सो बैलेंस शीट में क्या शो होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैज़ अ लायबिलिटी, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिकग्निशन ऑफ सच इनकम एज लायबिलिटी एंश्योर्स दैट रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो अगर एडवांस इनकम को तुरंत रेवेन्यू ट्रीट कर दिया तो हमारी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा, वो भी आर्टिफिशियली, इसलिए इसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू नहीं। When the service is actually provided in the later period, the liability is reduced and income is recognized, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ एंट्री के साथ। जब सर्विस आप डिलीवर करते हो तब एंट्री क्या रहती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट करते हो और इनकम को क्रेडिट करते हो। इससे क्या है, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और रेवेन्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। फिर फोर्थ में पूछ रहे हैं फेलियर टू रिकॉर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लीड्स टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर एडवांस अमाउंट को इनकम ट्रीट कर दिया तो रेवेन्यू भी बढ़ी जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ी जाएगी, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे क्या हो जाएंगे? मिसलीडिंग हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। नाउ 18th क्वेश्चन में हमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स यूज्ड विद इन द बिजनेस फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस। सो कभी बिजनेस गुड्स अपने ही ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है, जैसे स्टेशनरी यूज़ कर ली, ऑफिस फर्नीचर जो था रिपेयर में मटेरियल डाल दिया, ठीक है,
पैकेजिंग यूज़ कर लिया आपने इंटरनली, सो ये सेल कंसीडर नहीं की जाती है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, चलो पढ़ते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़ रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एग्जैक्टली, स्टॉक में से अगर आप गुड निकाल रहे हो तो इन्वेंट्री तो कम होगी ही ना, तो ये सही है। सच विड्रॉल्स आर नॉट ट्रीटेड एज सेल्स, बिल्कुल, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। एग्जैक्टली, सेल्स तभी होंगी ना जब रेवेन्यू जनरेट हो। या बिजनेस ने खुद ही गुड्स यूज़ कर लिए, इसलिए एक्सपेंसेस ट्रीट होते हैं, सेल्स नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन एंश्योर्स दैट इन्वेंट्री रिकॉर्ड रिमेन एक्यूरेट। सो अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो बुक्स में स्टॉक ज़्यादा दिख जाएगा, इसलिए एंट्री करना ज़रूरी है। फिर बोल रहे हैं फेलियर टू रिकॉर्ड दीज विड्रॉवल्स में लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, फिजिकल स्टॉक कम होगा, बुक्स में स्टॉक ज़्यादा होगा, ज़्यादा शो होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, सारी सही है, सो सी विल बी द आंसर। नाउ 19 में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के हिसाब से स्टेटमेंट दी हुई है हमें यहाँ पर। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ट्रीट्स द बिजनेस एज अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। एग्जैक्टली, ओनर ऑफ बिजनेस का फाइनेंसेस सेपरेट रिकॉर्ड होते हैं, सो ये सही है स्टेटमेंट। ट्रांजेक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। करेक्ट, ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल या ओनर विड्रॉज ड्रॉइंग, तो ये सब बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर आर ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। अभी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माने जाते हैं। अगर ओनर बिजनेस कैश से पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है तो हम एंट्री में ड्राइंग को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। फिर रिकॉर्डिंग ड्राइंग सेपरेटली इंश्योर्स करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। एग्जैक्टली, अगर ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं किए तो बिजनेस एक्सपेंस हमारे डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, इसलिए ड्राइंग सेपरेट रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। सो हमारी 1, 2 एंड 4 सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल एंट्री। So question 1 is saying, statement 1 is saying journal entry provides the first formal record of business transaction in the accounting system. This is true. Transactions का chronological record journal में होता है, इसीलिए इसे books of original entry भी कहा जाता है. Proper journalization ensures that each transaction reflects both debit and credit aspects according to the double entry system. Exactly. अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, हर ट्रांजैक्शन में 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट ये एग्जिस्ट करते हैं। एक्यूरेट जर्नल एंट्रीज फैसिलिटेट करेक्ट पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट एंड प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो तरीका क्या होता है, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अगर जर्नल करेक्ट है तो आगे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो आपका एक्यूरेट ही होता है। एरर्स एट द जर्नल स्टेज में प्रोपेगेट थ्रू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड अफेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बिल्कुल, अगर जर्नल एंट्री गलत हो तो लेजर में पोस्टिंग भी गलत होगी, ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत लिखेंगे, मतलब एरर जो है वो पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ आवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। So that is it for today's class. Now we will meet in tomorrow's class with another topic with the same set of questions, with the same type of questions, statement questions और matching वाले भी, ठीक है। So till then take care and happy learning.